pervert! Listen, mate, we're not here to cause a problem, yeah? We just want a word with you. Open the door, mate. We want to know if you want this why that girl at the age of 14 was groomed. And you guys, every single one of you that are living here, is allowing it to go ahead under your... जब एक नाबालिग सिख बच्ची को बचाने के लिए कानून नहीं, भीड़ चाहिए, तो ये अपराध की कहानी नहीं रहती। ये लोकतंत्र की मृत्यु की सूचना बन जाती है। मौत की खबर, शोक संदेश। ऐसा ही एक शोक संदेश ब्रिटेन से आया है, उनके लोकतंत्र और व्यवस्था की मौत की खबर का। लंदन के हॉन्सलो में जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था, दुर्घटना नहीं थी। वो पश्चिमी मानवाधिकार मॉडल पर, इस्लाम का नाम आते ही दुबक जाने वाले सत्तावादी मॉडल पर एक जोरदार तमाचा है। जिस व्यवस्था ने खुद को बच्चों की सुरक्षा का वैश्विक ठेकेदार घोषित कर रखा है, उसी व्यवस्था में एक सिख नाबालिग बच्ची तंत्र की आंखों के सामने शोषित होती रही, पीड़ित होती रही, और तंत्र खामोश रहा, उनींदा रहा, अफीम चाटे बैठा रहा। रॉदरहम में चुप्पी थी, हॉन्सलो में चुप्पी थी, और आज भी वही चुप्पी ओढ़ी गई है। बस नाम बदल गए हैं, पीड़ित वही हैं। सिख बच्चियां, हिंदू बच्चियां, ईसाई बच्चियां, सभी गैर मुस्लिम बच्चियां, ये सारी बच्चियां निशाने पर हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत विकृति नहीं है, ये एक पैटर्न है, लगी बंधी रणनीति है। टारगेटेड कम्युनिटी, लक्षित समुदाय, संगठित गिरोह और सत्ता का कायर मौन। जब अपराधियों को मजहब की ढाल मिल जाए, जब पुलिस प्रोटोकॉल के बहाने बनाए, जब सोशल सर्विसेज फाइलों में उलझी रहें और राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशीलता के नाम पर पीछे हट जाए, तो अपराध नहीं रुकता, उसे संरक्षण मिल जाता है, मौन सहमति मिल जाती है, उसका दुस्साहस बढ़ता जाता है। और फिर एक दिन जनता सड़कों पर उतरती है, पानी नाक से ऊपर चला जाता है, तब भीड़ हस्तक्षेप करती है, बच्ची समाज के बूते बचती है। और पश्चिम इसे लोकतंत्र की ताकत कह के पेश करता है। नहीं, ये लोकतंत्र की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, ये उसकी शर्मनाक हार है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की मौत है। परख आज उस झूठ को तोड़ रहा है जो इस्लामोफोबिया के नाम पर दरिंदगी को वैधता देता है। हम सवाल पूछ रहे हैं, क्यों चेतावनियों को दबाया गया? क्यों कार्रवाई तब हुई जब मामला बहुत विस्फोटक बन गया, चीजें हाथ से बाहर जाने लगी? और क्यों हर बार किसी सिख, किसी हिंदू, किसी गैर मुस्लिम बच्ची को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है? व्यवस्था के इस मौन की कीमत तो ये बच्चियां क्यों चुकाएं? ये कार्यक्रम किसी आस्था के खिलाफ नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। ये उस तंत्र के विरोध में जरूर है जो बच्चों की सुरक्षा का ढोल पीटते हैं, मगर बच्चों की सुरक्षा से पहले राजनीतिक सुविधा को चुनते हैं। क्योंकि जिस दिन की एक बच्ची को बचाने के लिए समाज को अपने घरों से निकलना पड़े और व्यवस्था सोती रहे, उस दिन पूछा जाना चाहिए, हमने किन्हें चुना है? कौन सा तंत्र है? ये लोकतंत्र अगर है तो ये लोकतंत्र आखिर है कहाँ? आज परख में हम ये समझेंगे। हॉन्सलो कोई केस नहीं है, ये एक चेतावनी है, और अगर ये चेतावनी भी दबा दी गई तो अगली त्रासदी बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी, मगर आप उसे दुर्घटना नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो सिस्टम का पाला पोसा काला सच होगा। लंदन में नाबालिग सिख बच्ची के यौन शोषण में मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग का खुलासा बताता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर ब्रिटेन तक सिख लड़कियों को निशाना बनाने का सिलसिला केवल संयोग नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू महिलाएं हों या ब्रिटेन में नाबालिग सिख बच्ची, पाशविकता वही है, पैटर्न वही है, सोच भी वही है। बांग्लादेश में देखिए, वहां भी ये सोच है, पाकिस्तान में देखिए, वहां भी ये सोच है। गैर मुस्लिम महिलाएं, बेटियां निशाने पर हैं। और वैसे भी पूर्व में रॉदरहम जैसी घटनाओं को दबा देना खुद को संवेदनशील और मानवाधिकार कहने वाली पश्चिमी सत्तातंत्र का दोमुहापन उजागर करता है। गैर मुस्लिम समुदायों की बेटियां लगातार बार बार संगठित यौन शोषण का शिकार हो रही हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ सत्ता तुष्टीकरण में उनींदी है। जबकि इस्लामोफोबिया की ढाल के पीछे वास्तविक दरिंदगी पल रही है। जब एक बच्ची को बचाने के लिए भीड़ चाहिए, तब लोकतंत्र खुद कटघरे में होता है।
पश्चिमी लोकतंत्र अक्सर खुद को मानवाधिकारों, बच्चों की सुरक्षा और नैतिक नेतृत्व का वैश्विक प्रतीक मानते और बताते आए हैं। कानून मजबूत हैं, संस्थाएं व्यवस्थित हैं और निगरानी तंत्र अत्याधुनिक है। सबके ढोल पीटे जाते हैं। मगर हाल में वेस्ट लंदन के हॉन्सलो इलाके से सामने आया ये मामला इस लोक लुभावन छवि को, इसके तिलिस्म को तोड़ता है, सच्चाई बताता है। ये मानवीय संवेदना और व्यवस्था की गिरावट को उजागर करने वाला ऐसा मामला है जो पश्चिम को असहज सवालों के सामने लाके खड़ा करता है। ये प्रश्न किसी एक अपराध या किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। ये उस आधारभूत धारणा पर चोट करते हैं कि विकसित समाजों में न्याय अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। अपने आप काम करने वाली ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं। एक चीज़ होगी तो उसके आगे की प्रक्रिया ये है, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। बात तो बहुत की जाती है, हमारा कानून ऐसा है, व्यवस्था ऐसी है, और ख़ास तौर से हमारी सक्रियता तब और बढ़ जाती है जब पीड़ित नाबालिग हो। मगर हौसलों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पूरे मामले की सबसे परेशान करने वाली बात अपराध का विवरण नहीं है, ब्यौरा नहीं है। दुनिया भर में अपराध होते हैं। वास्तविक चिंता ये है कि एक बच्ची की सुरक्षा अंततः कानून की तत्परता से नहीं बल्कि सार्वजनिक दबाव से सुनिश्चित हुई। जब न्याय का रास्ता अदालत से नहीं सड़क से होकर निकलता है तो ये लोकतंत्र की जीत नहीं, उसकी विफलता का संकेत है। कीथ स्टॉर्मर को ये समझना चाहिए। ब्रिटेन के लिए कोई नई चेतावनी नहीं है। ऐसे मामलों को ब्रिटेन दबा के बैठा है। कीथ स्टॉर्मर की चुप्पी वहां पर सवालों के घेरे में रही है। 1 दशक पहले आई जांच रिपोर्टों ने ये बता दिया था, ये उजागर कर दिया था कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों, जी हां, सैकड़ों नहीं हजारों नाबालिग गैर मुस्लिम लड़कियों का वर्षों तक मुस्लिम गिरोहों द्वारा शोषण होता रहा। जबकि संस्थाएं जानती थी मगर वो इस अपराध को ढकती रहीं, वो चुप रहीं। वो उन रिपोर्टों का निष्कर्ष वहां तक जाना ही नहीं चाहती थी। निष्कर्ष साफ था, समस्या गहरी है, इसे समझना होगा। समस्या कानूनों की कमी नहीं है बल्कि बुराई को बुराई मानने वाली संस्थागत इच्छा शक्ति की कमी है जो ब्रिटेन में साफ साफ दिखाई दे रही है। सिख समुदाय को चुनकर निशाना बनाए जाने की प्रवृत्ति को थोड़ा और समझना होगा, और अगर समझते हैं और भावनात्मक प्रतिक्रिया से हटकर अकादमिक दृष्टि से इसे समझते हैं तो ये स्पष्ट होता है। यह स्पष्ट होता है कि यह किसी मजहब के अनुयायियों का स्वाभाविक व्यवहार नहीं है बल्कि विशिष्ट इस्लामी कट्टरपंथी और राजनीतिक आतंकी नेटवर्क द्वारा अपनाई गई रणनीति का हिस्सा रहा है। उनके टारगेट पर हैं सिख, ये बेटियां उनके टारगेट पर हैं, ये समुदाय, इसकी पहचान, इसकी आस्था उनके निशाने पर है। कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों भौगोलिक संदर्भों में सिखों पर हमलों को देखना होगा। उनके अपहरण की, जबरन पलायन की और लक्षित हिंसा की घटनाओं के उदाहरणों को पढ़ना समझना होगा। इनका पैटर्न समान है, एक जैसा दिखाई देता है। सिखों को एक छोटा, सहज पहचान में आने वाला और प्रतीकात्मक समुदाय मानकर चिन्हित किया गया है। इस विषय में बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने जो कहा उसे ध्यान से सुनने, पढ़ने और लोगों को बताने की ज़रूरत है। वो कहते हैं, आज सिख समाज को फैसला करना होगा कि हम किन के साथ खड़े हैं। जो लोग हमारी जड़ों, हमारी परंपराओं और हमारी पहचान के साथ खड़े नहीं हैं, उनसे दूरी बनाना मजबूरी और ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर नहीं जागे तो कल कौर टू खान जैसी सोच, अपनी बेटियों को इस सोच से बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कौर टू खान कोई हवाई बात नहीं है। इस तरह के ट्रेंड और इसके पीछे का तंत्र जो काम करता है उसकी कहानियां आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। इसी तरह सिखों के नाम पर राजनीति करने वालों का दोमुहापन उजागर करने वाला एक बयान सरदार रवि रंजन सिंह का भी है। जो लोग दिन रात सिखों के नाम पर राजनीति करते हैं, जो खुद को पंथ का नेता बताते हैं, वो इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्यों नहीं बोलते? कौर टू खान जैसे मूवमेंट पर वो क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सवाल उठाते कि सिख बेटियों पर अत्याचार कर उन्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है? सिख समाज की ये आवाज़ क्या वास्तव में समाज की वास्तविक चिंताओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती? ये इक्का दुक्का बयान नहीं है। सिख समाज की चिंताएं क्या हैं और उनकी राजनीति क्या है?
क्या सिख समाज की राजनीति समाज की वास्तविक चिंताओं का प्रतिनिधित्व आज नहीं करती? सिख राजनीति को समाज से, राष्ट्र से काट के कट्टरपंथियों के निकट ले जाने वाले लोग आखिर हैं कौन? क्या समाज के भीतर इन आवाजों को सुना नहीं जाना चाहिए? कश्मीर में 1990 के दशक में सिखों पर हुए नरसंहारों से लेकर अफगानिस्तान में तालिबानी दौर में सिख हिंदू समुदाय के लगभग पूर्ण सफाए तक, पूर्ण विस्थापन तक, और विस्थापन में सिखों पर लगातार दबाव, जबरन कन्वर्जन और सुरक्षा विफलताओं तक, इन सभी घटनाओं में सिखों को न तो प्राथमिक राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना गया, उनकी राजनीतिक ताकत के तौर पर उन्हें नहीं तोला गया, और न ही उन्हें सैन्य खतरा माना गया, बल्कि उन्हें डर का संदेश देने वाले सॉफ्ट टारगेट के रूप में चुना गया। ये बात समझनी चाहिए। ये भी जानना होगा कि इन घटनाओं की रिपोर्टिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत सीमित रही, दबा दी गई। अक्सर स्थानीय हिंसा या सामुदायिक तनाव जैसे सामान्यीकृत, मतलब ऐसा तो होता ही रहता है, उस पैटर्न में, उस खांचे में इनको ढाल कर परोस दिया गया, खबरें दबा दी गई। अगर इन्हें सही स्थान मिलता तो इसका विश्लेषण होता, जिससे इनके पीछे के संगठित इरादे और वैचारिक प्रारूप पर चर्चा होती, मगर वो चर्चा कभी गंभीरता से हो ही नहीं पाई। आज की वैश्विक राजनीति में वही इस्लामी शक्तियां या राज्य समर्थित तंत्र जो व्यवहारिक राजनीति में सिखों के साथ खड़े होने का विमर्श गढ़ते हैं, उनके अतीत और वर्तमान में उनके साथ खुलकर अत्याचार करते दिखते हैं। ऐसे में इस चुप्पी और छुपे खेल को उजागर करना आवश्यक है। ये उदाहरण उन वास्तविकताओं को उजागर करते हैं जहां सिखों के साथ एक ओर प्रतीकात्मक एकजुटता दिखाई जाती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें लगातार रणनीतिक रूप से हाशिए पर रखने या निशाना बनाए जाने का घटनाक्रम लगातार घटता है। और उसका इतिहास, घटना एक का दुक्का नहीं है, उसका एक लंबा इतिहास है। उस इतिहास को लगातार अनदेखा भी किया जाता है। यह विरोधाभास है, मगर यह विरोधाभास किसी सामान्य संघर्ष का प्रमाण नहीं है। यह विरोधाभास उस राजनीतिक इस्लाम और उग्रवाद की कार्यप्रणाली का संकेत है जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर सिखों को संख्या नहीं बल्कि उनके प्रतीकात्मक अस्तित्व के कारण चुना जाता है। हौंसलों की घटना उसी लंबी श्रृंखला की एक नई कड़ी प्रतीत होती है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि अपराध कैसे हुआ, बल्कि ये है कि खतरे के संकेत समय रहते गंभीरता से क्यों नहीं लिए गए, रॉदरहम की रिपोर्टें क्यों दबाई गईं, कीथ स्टॉर्मर लगातार चुप्पी और अनमनापन क्यों दिखाते हैं, और जब कुछ कदम उठाए गए तो उन्हें त्वरित कार्रवाई में बदलने में हिचक क्यों दिखाई दी, क्यों सख्ती और कानून का शासन इन मामलों में अमल में आता हुआ नहीं दिखाई देता। ये विफलता किसी एक अधिकारी या किसी एक एजेंसी की नहीं थी, ये एक संस्थागत टूटन का उदाहरण है, तंत्र की विफलता का प्रमाण है, जहां जिम्मेदारियां बटी हुई थी लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं थी। पुलिस प्रक्रियाओं का इंतजार करती रही, सोशल सर्विसेज थ्रेशहोल्ड और प्रोटोकॉल में उलझी रहीं, और राजनीतिक नेतृत्व ने संवेदनशीलता के नाम पर स्पष्ट निर्णय लेने से दूरी बनाए रखी। ये ऐसा बिंदु है जहां खुद को आधुनिक बताने वाले लोकतंत्र अक्सर चूक जाते हैं। जिस तरह वो अधिकारों को कर्तव्यों से ऊपर और कानून को नैतिकता से ऊपर की चीज़ मानते हैं, उसी तरह वो प्रक्रिया को सुरक्षा से भी ऊपर रख देते हैं। ये बड़ी भारी गलती है। और बच्चों के मामले में ये देरी केवल प्रशासनिक समस्या नहीं होती, ये विनाशकारी होती है, क्योंकि नाबालिग के लिए समय का हर खोया हुआ पल जीवन भर के स्थायी नुकसान में बदल सकता है। सबसे खतरनाक संकेत तब मिलता है जब समाज को, नागरिकों को खुद हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह दृश्य भावनात्मक रूप से भले राहत दे, भले लगे कि समाज जाग गया है, अब तो अपराधियों की खैर नहीं, मगर ये सोच सीमित है। वास्तव में समाज को ही जागना था तो व्यवस्था क्यों चुनी? लोकतांत्रिक दृष्टि से ये एक खतरे की घंटी है, भीड़ का हस्तक्षेप,
भीड़ का हस्तक्षेप कभी भी कानून का विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका अर्थ है कि राज्य अपने सबसे आधारभूत कर्तव्य में विफल हो चुका है। अपने समाज की अगली पीढ़ी, अपने भविष्य, अपने बच्चों की रक्षा करने में सत्ता विफल है। यहाँ ये मामला एक बड़े वैश्विक संदर्भ से भी जुड़ता है, जो है एप्स्टीन फाइल। उस प्रकरण ने दुनिया को ये दिखाया कि कैसे ताकत, पैसा और प्रभाव बच्चों के शोषण को वर्षों तक छिपाए रख सकते हैं। कैसे बड़े, नामदार, असरदार, चमकीले चेहरे कालिख से लिपे पुते हो सकते हैं। कौन से वो लोग थे, उनके निशाने पर कौन थे, और इन कहानियों को ढकने वाले कौन हैं? वहाँ और भी चेतावनियाँ थीं, वहाँ और भी संकेत थे, वहाँ और भी संस्थाएं जानती थीं, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर कुछ खाना पूर्ति हुई, और वो भी तब हुई जब दबाव असहनीय हो गया। एप्स्टीन फाइल का मामला, हौसलों का मामला, रोदरहम का मामला, ये मामले स्पष्ट करते हैं कि समस्या केवल अपराधियों की नहीं है। समस्या ये है कि तंत्र अक्सर शक्तिशाली अपराधियों के सामने झुक जाता है, कमजोर पीड़ितों से सबूत मांगता है। हौसलों और एप्स्टीन के मामलों में भले ही पैमाना अलग हो, लेकिन नैतिक विफलता का पैटर्न एक जैसा है। पहले चुप्पी, फिर देरी, और अंत में मजबूरी में खाना पूर्ति करने के लिए जरा सी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दृष्टि से ये सीधे सीधे उन सिद्धांतों पर सवाल उठाता है जिनकी दुहाई पश्चिमी देश देते हैं। पूरी दुनिया को बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। बच्चों के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, राज्य की देखभाल की जिम्मेदारी की बात, और समय पर हस्तक्षेप का सत्ता का दायित्व, ये सारी बड़ी बड़ी बातें वो बताते हैं। मगर कल्याणकारी राज्य के ये चित्र प्रस्तुत भले किए जाते हैं, ये छवि, ये चेहरा दिखाया भले जाता है, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि जब राज्य देर करता है तो वो न सिर्फ प्रशासनिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी दोषी होता है, विफल होता है। ये भी समझना जरूरी है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक चुप्पी क्यों ज़्यादा खतरनाक होती है। हर बार जांच होगी, सख्त कार्रवाई होगी, ऐसे ही घिसे पिटे वाक्य हर बार बोले जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुर्खियां बदलती हैं, दिन बदलता है, कैलेंडर बदलता है, फाइलें बंद हो जाती हैं। अपराधी ये जानते हैं कि उन्हें कानून से नहीं, खबर से खतरा है। वो खबर से भले डरें, व्यवस्था से डर खत्म हो जाता है। खबर खत्म, डर खत्म। हौसलों की घटना और एप्स्टीन फाइल मिलकर एक असहज करने वाला प्रश्न पूछते हैं। क्या विकसित लोकतंत्रों में बच्चों की सुरक्षा वास्तव में प्राथमिकता है, या सिर्फ एक नैतिक भाषा का लबादा भर है? एक ऐसा लबादा जिसे मंचों पर ओढ़ने और दोहराने का खेल चलता है, लगातार चलता है। क्योंकि जिस दिन किसी समाज में एक नाबालिग को बचाने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़े, उस दिन ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि अपराधी कितने थे, अपराधी कितने क्रूर थे, उनकी ताकत क्या थी। उस दिन सवाल दूसरा होना चाहिए। उस दिन पूछा जाना चाहिए, लोकतंत्र कहाँ था। अंत में इतना ही कि ये अभिमत किसी देश, आस्था या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। ये उस संस्थागत चुप्पी के खिलाफ है जिसने बार बार सबसे कमज़ोर को असुरक्षित छोड़ा। अगर हौसलों की फाइल की बात, या एप्स्टीन फाइल की बात, या रोदरहम की बात, उन चेतावनियों की बात, अगर इतिहास में इन चेतावनियों को वहीं छोड़ दिया गया तो एक और अधूरा सबक बनकर ये चेतावनियां रह जाएंगी, और अगली त्रासदी कोई अपवाद नहीं होगी, वो तंत्र के उनींदेपन से घटी हुई भयावह दुर्घटना होगी, परिणाम होगी। और तब इतिहास ये नहीं पूछेगा कि अपराधी कौन थे, कितने थे। इतिहास पूछेगा, जब बच्चों को बचाने का वक्त था, हम सब कहाँ थे। आज सवाल अपराधियों का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो बच्चों की चीखों से पहले अपनी राजनीतिक सुविधा को चुनती है। क्योंकि जिस समाज में एक नाबालिग को बचाने के लिए कानून नहीं चाहिए, भीड़ चाहिए, तो वहाँ लोकतंत्र सिर्फ नाम भर का रह जाता है। परख में आज बस इतना ही। अगर सवाल सटीक लगे हों तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और देखते रहें पांचजन्य।